फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपके लिए सीआरपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम कंप्लेंट, एफआईआर, जीरो एफआईआर, अरेस्ट एंड प्रोटेस्ट पेटिशन के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। बात करें फ्रेंड्स सीआरपीसी के सेक्शन 2 की। सीआरपीसी के सेक्शन 2 में टोटल 25 डेफिनेशन डिफाइन है, जैसे कि बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, वारंट केस, समन केस, कंप्लेंट एक्सेट्रा। तो जो कंप्लेंट है वो सेक्शन 2D में डिफाइन है। कंप्लेंट्स मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। कि जो सेक्शन 2D है वो कंप्लेंट के बारे में बताता है कि कोई भी ऐसा एलिगेशन जो मजिस्ट्रेट को ओरली या राइटिंग में किया जा सकता है, और इस पर्पज़ के लिए कि जो मजिस्ट्रेट है इसमें लीगल एक्शन लेगा, और ये एलिगेशन नोन और अननोन दोनों पर्सन के अगेंस्ट लगाए जा सकते हैं जिसने भी ऑफेंस कमिट किया। ये हमें सेक्शन 2D बताता है। जो सेक्शन 2D है इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, राइट, कि जो कंप्लेंट है उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। अब बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की। इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, और उस रिपोर्ट में ये कहती है कि जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो कोर्ट उसे एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगा, और जो पुलिस ऑफिसर वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर रहा है उसे कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। अब बात करें हु इज़ कंप्लेनेंट कि कौन कंप्लेनेंट हो सकता है। तो एक हिट लिस्ट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की 1984 की, विश्वामित्र वर्सेस ओपी पोडर एंड अदर, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 5 पे। इस केस में बोला गया था कि अगर आप चाहते हो कि कानून आपकी मदद करे और कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तो कोई भी पर्सन कंप्लेंट सबमिट कर सकता है, राइट। इसके लिए एग्री पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। इस केस में AIR 1984 में विश्वामित्र वर्सेस ओपी पोडर के केस में डिफाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करें फ्रेंड्स प्रोटेस्ट पेटिशन की। प्रोटेस्ट पेटिशन सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। बेसिकली जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो वो एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सेक्शन 173 सीआरपीसी में फाइल की जाती है। अगर पुलिस इस रिपोर्ट में ये लिख के दे दे कि जो ऑफेंस एफआईआर में एलेज किए गए हैं वो प्रूव नहीं होते और ना ही उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो जो पुलिस है वो क्या करेगी, वो 173 में नेगेटिव रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देगी। अब जो विक्टिम है उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है, और जो विक्टिम उस रिपोर्ट को चैलेंज करेगा तो वो एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट के अंदर, जिसे हम प्रोटेस्ट पेटिशन बोलते हैं। अब कोर्ट इस एप्लीकेशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगी, और जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगी सेक्शन 190 सब क्लोज 1 सब क्लोज B सीआरपीसी में। और जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी वो 3 तरीके से ले सकती है। एक तो क्या कि जो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में आई है उसको एक्सेप्ट कर ले, प्रोटेस्ट पेटिशन को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। एक दूसरा क्या कि जो चार्जशीट को पुलिस ने फाइल किया उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो प्रोटेस्ट पेटिशन है उसको क्या करे, एज ए कंप्लेंट ट्रीट करे। तीसरा क्या कि जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में सबमिट किया उसको रिजेक्ट कर दे, और प्रोटेस्ट पेटिशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर ले, राइट। ये 3 कंडीशन है जब कोई मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 190 सब क्लोज 1 सब क्लोज B में, राइट। और जो प्रोटेस्ट पेटिशन है ये सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अब बात करें फ्रेंड्स जीरो एफआईआर की। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में भी कि जीरो एफआईआर दर्ज की गई। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के मैटर में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ऑफेंस 2 तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2C में डिफाइन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2L में डिफाइन है। जो जीरो एफआईआर है, जीरो एफआईआर जब कोई महिला अपने अगेंस्ट हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है तो इसे हम जीरो एफआईआर कहते हैं। बाद में जीरो एफआईआर को घटनास्थल वाले थाने में भेज दिया जाता है, इसीलिए इससे
इस एफआईआर पर अपराध संख्या नहीं दी जाती। जीरो एफआईआर का पर्पज़ एक ही है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने से रोकना, कि जल्दी से जल्दी पुलिस को क्या है इन्फॉर्मेशन मिल जाए ऑफेंस के बारे में और किसी पार्टी के साथ अनजस्टिस ना हो। जीरो एफआईआर का ये एक मेन पर्पज़ है। और जीरो एफआईआर को 2013 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, जब जस्टिस वर्माई कमेटी ने 2012 के बलात्कार के केस में क्या थी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पे 2013 में जीरो एफआईआर को ऐड किया गया था। और जो कोई भी पुलिस अधिकारी अगर जीरो एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके अगेंस्ट इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 166A के तहत डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स एफआईआर के बारे में। एफआईआर सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके प्रोसीजर के बारे में सेक्शन 154 में दे रखा है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसकी एफआईआर सेक्शन 154 में लिखी जाती है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसकी एफआईआर सेक्शन 155 में लिखी जाती है। जो एफआईआर है वो सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अब बात करें फ्रेंड्स अरेस्ट की। अरेस्ट भी सीआरपीसी में कहीं पे डिफाइन नहीं है। जो अरेस्ट है वो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 में डील करता है। जो अरेस्ट है वो सीआरपीसी में कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 222 पेज में हिट लिस्ट जजमेंट है, जिसमें अरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी कि मतलब एक इंसान की आज़ादी को रिस्टेन करना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि जो अरेस्ट है वो एक आदमी की आज़ादी को क्या है रोकना, रिस्टेन करना। ये स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब बात करें अरेस्ट के टाइप की। अरेस्ट के दो टाइप डिफाइन है सीआरपीसी के अंदर। अरेस्ट के फर्स्ट, अरेस्ट मेड इन पर्सोनेशन ऑफ वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट, कि जब मजिस्ट्रेट किसी केस में वारंट इशू कर दे तो तब क्या है किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा क्या कि अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस को पावर है कि किसी पर्सन को विदाउट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी पर्सन को विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है, लेकिन जो लीगल प्रोविज़न दे रखा उसके अकॉर्डिंग ही, राइट। अब बात करें सेक्शन 41 सब क्लोज 1 की। इसमें पुलिस को पावर है विदाउट वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट करने की, राइट। अब बात करें सेक्शन 43 सब क्लोज 1 की। इसमें अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, कि कोई प्राइवेट पर्सन भी क्या कर सकता है अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने के बाद प्राइवेट पर्सन सीधा उस पर्सन को पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। ये नहीं कि उसको पकड़ के कहीं पेड़ के बांध देगा या अपने घर में रख लेगा, तो वो ऑफेंस हो जाएगा आईपीसी की धारा 346 के अंदर, राइट। अब बात करें सेक्शन 44 सब क्लोज 1 की, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कोई पर्सन अरेस्ट किया जा सकता है। ये हमें सेक्शन 44 सब क्लोज 1 में बताया गया सीआरपीसी के अंदर। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।